में हम लोग खान सर का पॉकेट जी को जो है उसे उसका इतिहास कवर करेंगे लोग, और बाकी सब विषय भी कवर किया जाएगा धीरे धीरे। तो ये टॉपिक वाइज कवर होगा, उसके बाद मास्टर वीडियो आएगा। तो इसमें पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है। अब है अभिलेख। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगाजगोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किससे अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब है दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शाहगौर अभिलेख में मिलता है। एरन मध्य प्रदेश में एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुंड राज तोरमार के लेख अंकित है। यह सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। यहाँ सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में जो स्थित है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक का इतिहास लिख दिया। महत्वपूर्ण अभिलेख। अब है महत्वपूर्ण हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। इसमें तिथि उठी नहीं है। यह किस राजा की है? तो यह कलिंग राजा खारवेल की है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख है, तीसरा है नासिक अभिलेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी और सातवाहनों की उपलब्धि है। चौथा है प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजय की जानकारी मिलती है। पांचवा है ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय की विजय की जानकारी इसमें मिलती है। छठा है मंदसौर अभिलेख। छठा क्या है? मंदसौर अभिलेख। मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। सातवां है ग्वालियर अभिलेख, गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसी गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त हुंडों पर विजय का विवरण इसमें मिलता है। अब है देवपाड़ा अभिलेख। 9वां नंबर है देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल शासक विजय सेन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। बालाघाट कार्ले अभिलेख, सातवाहनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। अयोध्या अभिलेख में क्या मिला है? शुंगों की उपलब्धि मिली है। भरूच अभिलेख, शुंग नरेन शब्द खुदे होने की शुंगों द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख, भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरन अभिलेख से, जो किसका है? भानुगुप्त का है। अब सिक्के हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लिखने का कार्य किया। किसने किया था? यवन शासकों ने। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो-सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। इसे पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिक्कीमेडु पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली क्या कहलाती है? द्राविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणावन में
जबकि दक्षिणायवन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के जो भी मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरूच, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता की गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु, किसका? माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्त कालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अब है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अब है ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। कितना? 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पंगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। दूसरा है यजुर्वेद। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता है। क्या कहलाता है? अधर्यु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत होता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान या संगीत होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसरों गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अवेद कौन है? गंधर्ववेद। इसका उपवेद है गंधर्ववेद। इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय है। कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणायनीय है। चौथा है अथर्ववेद। चौथा अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे रचयिता कौन है? आंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वा डिंग रसवेद भी कहा जाता है। इसे वैशज वेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। यह भौतिकवादी वेद है। यह क्या है? भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति
इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। इसका उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद कहलाता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अब है ब्राह्मण साहित्य। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का नाम उल्लेख है। अब है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? यजुर्वेद। आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम धनुर्वेद है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा है सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। षड्विंश ब्राह्मण इसे टांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है। कहते हैं अथर्ववेद, इसके उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। और गोपद ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपद ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य। अब है आरण्यक साहित्य। इनकी रचना जंगलों अरण्य में पढ़ाने जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। यह किसका अंतिम भाग है? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 है। आरण्यक कितना है? 7 है। ऐत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयन, माध्ययिन्द, तत्वार, छंदोग्य। उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषद कितना होता है? 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उपसमीप निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञानमार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 ही है। 12 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वतर उपनिषद, कौशिकीय, बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। अब वेदांग। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग कितना है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, पहला है शिक्षा वैदिक के स्वरों का शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना है। उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। चौथा है निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है? एक प्रकार का भाषा विज्ञान। छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। छंद शास्त्र का पिंडगलमुनि का ग्रंथ छंद सूत्र कहलाता है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 40 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि है। सबसे प्राचीन आचार्य कौन है? मगध मुनि है। अब है सूत्र।
सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्रों के 3 भाग हैं। कल्पसूत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधित नियम, यज्ञ संबंधित नियम किसने? स्रोत सूत्र। अब है गृह सूत्र, गृह सूत्र लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। अब है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने की थी। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पारजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था। सर्वप्रथम किसने? पारजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था। पुराण संबंधित वंश मत्स्य वंश, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश। अब है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति, प्राचीनतम स्मृति, शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। इसमें क्या है? दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन साहित्य, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। अब है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। यह किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 10 छेद सूत्रे, 4 मल सूत्रे, अनुयोग सूत्रे एवं नंदीपुत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृति परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं सदी में हुई थी। अब है लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र भारत का क्या है? पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की है। यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं। राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं?
8 सर्ग है जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, इसमें भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक, अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की प्रथम पुस्तक। जिसके लेखक पाणिनि है। जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा है। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण में से हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों एस्ट्रेबो और जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेखित किया है। एस्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। किस लेखक के रूप में जाने जाते हैं? क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेसियस, यह ईरानी राजवैद्य था। यह क्या था? ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी भारत फारस संबंध का वर्णन है। नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुल्स ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन हैं। वह इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टॉलमी, 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ थ्रेंसी नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ थ्रेंसी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। डायनोसियस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडिफस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। अब है डाइमेकस, सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज, सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका, ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाली व्यापार, वनस्पति और खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश से चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख हैं। पहला कौन था? फायान आया था। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में आया था। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण CUK के नाम से प्रसिद्ध है। उसका यात्रा विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है? CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है हीली, इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मा तवानलिन, चौथा है मा तवानलिन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। इत्सिंग, पांचवा है इत्सिंग,
7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। सुंगयुन यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब है अरबी लेखक अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी अपनी पुस्तक तहकीके हिंद किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अलबरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज्य ज्योतिषी बना दिया गया। राज्य ज्योतिषी बना दिया गया। अब है सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विजय में लिखा। तीसरा अलमसूदी 10वीं सदी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत आया था। अलमसूदी कहाँ का था? बगदाद का था। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश से नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ कहाँ के? तिब्बती लेखक। इसने कयुंग्र तथा तयुंग्र नामक के ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब है प्राचीन भारत। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्य के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का एक ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं लेकिन या तो ना वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक या इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका है, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल प्राग प्लस इतिहास। प्रागैतिहासिक काल प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। भारत के पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुआ। 1863 में आरंभ हुआ जब भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लव और मद्रास के पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूवैज्ञानिक संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लायोसीन एज में हुआ है। किस काल में हुआ है? अति नूतन काल प्लायोसीन एज में हुआ है। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला अति नूतन और दूसरा अद्यतन होलोसीन। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक
आकेटक व खाद्य संग्राहक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, आकेटक व पशुपालक। तीसरा है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, 9,000 ईसा पूर्व से विश्व 7,000 ईसा पूर्व, भारत से 2,500 ईसा पूर्व तक के। पूरा पाषाण काल, पूरा प्राग ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइयोस्टोसिन या हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेटक शिकार था और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर और गंडासा खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिंडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले हैं, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। ये शिकार द्वारा जानवरों का मांस व फल, सब्जियां, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। किसमें? उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही मिला है। उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले हैं। नवपाषाण काल अन्न उत्पादक युग। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्डिहुआ से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? इलाहाबाद के पास कोल्डिहुआ से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। इस युग में पॉलिशदार पाषाण उपकरणों, हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जहोम तथा गुफकराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण, औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। अब है ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक युग। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। किससे खाई से घिरी हुई है? इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तीसरा टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है।
सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा का किस लिए प्रसिद्ध है? हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी प्राचीन मानी जाती है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व नई NCERT के अनुसार माना गया है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया में माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व ओल्ड NCERT के अनुसार इसका काल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की। सिंधु घाटी का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। यह कौन सा आकार का है? त्रिभुजाकार है। अब कौन सा क्षेत्र कहाँ मिला है? तो चिनाब उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के किनारे। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे। और पश्चिम में सूतका गेंडोर दास नदी के किनारे और यह बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था से 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 हैं। गुजरात में कितना स्थल प्राप्त हुए? 200। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए जिसमें पूर्वी टीला नागर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा पाई हुई है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुस्तक जिप्सम का प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है जो आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। कपड़े बदलने के कितने कक्ष थे? 6 कक्ष थे। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है
जो कांस्य धातु की बनी हुई है, वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक की लिपि थी। यह किधर से? यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। 4x2x1 होता था। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा है। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है, जिससे आदि शिव 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति नाथ कहा। लोथल नगर के उत्खननकर्ता एस राव रंगनाथ राव हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है, जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चंद्रउद्रों का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं। यहाँ से हमें कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। यहाँ से झूखर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्य शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊंट के अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष 2 में दो फसल उगाने का साक्ष्य और जूते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग प्राचीर तथा अति विशिष्ट जलप्रदान व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। नोट: धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को 1920 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 की यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पॉलिश युक्त सूचना पत्र नोटिस बोर्ड भी मिला है। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहां से हमें चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे।
सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। पहला था पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारिक वर्ग, तीसरा किसान वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांतिपूर्व लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य, तांबा तथा टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ से पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे। यहाँ से पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनका प्रिय खेल था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा और मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। इन्हें क्या था? ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। यहाँ से ज़्यादातर मुहरें सिलखड़िया की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति, पशुओं में एक कुब्बड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कृषि आधारित सभ्यता थी क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधुवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। तो व्यापार किससे होता था? वस्तु विनिमय से होता था। विदेशी व्यापार, वस्तुएं और प्रदेश, कहाँ कहाँ से क्या व्यापार होता था? टीन, अफगान और ईरान से टीन का व्यापार होता था। तांबा खेतरी बलूचिस्तान ओमान से, गोमेद सौराष्ट्र, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगान ईरान, सीसा ईरान और राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। इतिहासकार गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, और कौन है? मार्टिमर व्हीलर। आर्यों का आक्रमण। एस राव सर जॉन मार्शल बाढ़ का कारण बताते हैं। सर जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता का कारण बताते हैं। अमला नंद घोष जलवायु परिवर्तन का कारण बताते हैं। यू आर कनेडी प्राकृतिक आपदा का कारण बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। माधव स्वरूप वत्स क्या कारण बताया? नदियों के रुख बदलने से। अब है सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने ASI के जनक कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अब है 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखा दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। अब है प्रमुख स्थल हड़प्पा कहाँ है स्थिति? पाक के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाक के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। और उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता हड़प्पा के उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूपवत से 1926 में, व्हीलर 1946 में। और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में। लोथल के लोथल के उत्खननकर्ता S राव 1953 से 1954।
और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और भोगवा नदी लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब है धौलावीरा गुजरात कच्छ का रंजीला में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कच्छ गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। उत्खननकर्ता कौन है? जेपी जोशी 1967 से 1968 ईस्वी तक। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे। चनहुदड़ो पाक का सिंध प्रांत नवाब शाह जिला में स्थित है। मैके ने इसका उत्खनन किया था 1925। NG मजूमदार 1931 सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में स्थिति इसकी है। जगपति जोशी किसने? जगपति जोशी ने 1972 से 1975 में किया था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा भी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर 7वां नंबर है। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव 1953 से 54 ईस्वी में इसकी खोज किया था और मादर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। अलमानंद घोष 1951। बीबी लाल बीके थापड़ 1961 और यह घग्गर नदी के किनारे है। कुर्दीजी सिंध प्रांत का खैरपुर फजल अहमद 1953 और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में खोज किया था और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। MN देशपांडे 1958 से 59। S राव 1975 से 1976। SMA साली परवरा नदी के किनारे स्थित है। अब है सूतका गेंडोर। अब क्या है? सूतका गेंडोर पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। रोपण जिला पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में इसकी खोज की थी और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। बनवाली हिसार जिला हरियाणा रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी और यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? रंगोई नदी के। सोलका कहाँ है? दक्षिण बलूचिस्तान में। जॉर्ज टेल्स ने 1962 में इसकी खोज किया था और सादिकाओं नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। रफीक मुगल अमरेंद्रनाथ 1997 से 1999 में इसकी खोज हुई थी और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तेसलपुर कच्छ गुजरात में स्थित है। 1963 से 64 ईस्वी। PP पांडे MK ढाके KV सुंदरराजन कुणाल इसकी और बामू चेला नदी के किनारे स्थित है। अब है कुणाल हरियाणा में स्थित है। श्री JS खत्री व श्री M आचार्य ने इसकी खोज की थी और यह कोसी नदी के किनारे स्थित है। अब है रोजदी सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। 1982 से 95 ईस्वी तक 7 बार इसका उत्खनन हुआ था और यह भादर नदी के किनारे स्थित है। मीताथल भिवानी हरियाणा में स्थित है। सूरजभान ने इसकी खोज की थी 1968 ईस्वी में और यह चटांग व यमुना नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में और यह JP जोशी 1976 से 1977 में इसकी खोज की थी और यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख वस्तुएं व खोज हड़प्पा से क्या क्या मिला है? RS-37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका। मोहनजोदड़ो जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य, कपास यहाँ से मिला है। लोथल हाथी दांत का पैमाना, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य। धौलावीरा क्या मिला है? नगर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व मध्य और पश्चिम। चनहुदड़ो से क्या मिला है? अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिली है। सुरकोटदा घोड़े की हड्डी, यहाँ से क्या मिला है? घोड़े की हड्डी मिली है। और रंगपुर से धान चावल की भूसी का ढेर मिला है। कच्ची ईंटों के दुर्ग मृदभांड भी मिले हैं। कालीबंगा बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जूते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ यहाँ से मिली है। कोर्दीजी वनाग्रे कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण। आलमगीरपुर से क्या मिला है? सिरेमिक उत्पाद, मृदभांड की मूर्तियाँ। दैमाबाद से धातु का रथ मिला है। सूतका गेंडोर तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन। रोपण कृषि गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं। रोपण से कृषि गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क व नालियाँ, अवशेष, सिलखड़ी व पकाई मिट्टी के मुहर। सोतका से क्या मिला है? परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार मिला है। राखीगढ़ी से क्या मिला है?
चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका, मिट्टी के मनके, देसलपुर से विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। और कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिला है, चांदी के 2 मुकुट मिला है। और रोजिदी से क्या मिला है, मुकुट गेहूं के साक्ष मिला है। मीठाथल से क्या मिला है, चांदी के आभूषण व बर्तन और लंबी सुराही मिली है। बनवाली से जौ और मिट्टी के हल्की आकृति का साक्ष्य मिला है। वैदिक काल इसका कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। किससे मिलती है, वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजन किया गया। कितने भागों में विभाजन किया गया है, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजन किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। कितना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्य आरंभ में सप्तसैन्यों, कहाँ, सप्तसैन्यों में बस गए थे। सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया, कहाँ, मध्य एशिया, बैक्टीरिया बताया है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। वैदिक सभ्यता, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौण धंधा था। कृषि उनका कौन सा धंधा था, गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी, मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी। तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। क्या कहा गया, नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। गंगा और सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, एक बार। तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार लिया गया है। यमुना नदी का 3 बार और गंगा और सरयू नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन की नदियाँ। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है, ब्यास नदी। विपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास नदी। वितस्ता का झीलम नदी। शतरुदी का सतलज नदी। परुष्णी या इरावती नदी का अभी वर्तमान नाम रावी नदी है। अस्कनी का चिनाब नदी। सुअस्तु या सुवास्तु का स्वात नदी। सिंधु का सिंध नदी। कुर्ब का कुर्रम नदी। सदानीरा का गंडक। दृश्यदती या सरस्वती का घग्गर नदी। कुंभा का काबुल। गोमती या फुलहर नदी का गोमल नदी। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। आर्य लोग कैसे थे, पितृसत्तात्मक थे। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये अनु, द्रु है, पुरु, तुर्वस व यदु। ग्राम, बीस और जन में उच्चर इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता था। 20 कई गांवों का समूह, इसका प्रधान 20पति कहलाता था। कई गांवों का समूह का प्रधान क्या कहलाता था, 20पति कहलाता था। जन, अनेक बीसों का समूह, उसके अधिपति को जनपति, राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। देश या राज्य शब्द के लिए क्या आया है, राष्ट्र शब्द आया है। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद कैसा, वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे। कितने मंत्री होते थे राजा की सहायता के लिए, 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। पूरूप दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था। तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे। स्पर्श कौन होते थे, गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था।
दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। विद्वत क्या थी? सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विद्वत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। अब सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? 8 बार उल्लेख मिलता है। समिति यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधि करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। इसके सभापति को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा गया है? प्रश्न विनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों गाय व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषनी रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। दशराग युद्ध में कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुए थे और यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को क्या शिक्षा का अधिकार था? विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह भी होता था बट बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो आजीवन अविवाहित रहती थी और विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया? अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता व लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या राजकुल में। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या राजकुल में उत्पन्न अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आदि विदुषी महिलाएं थी और बिस्फला एक योद्धा महिला थी। बिस्फला कैसी महिला थी? योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता था। पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे। आर्य क्या थे? शाकाहारी थे और पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला अधोवस्त्र, दूसरा उत्तरीय वस्त्र, तीसरा अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता था? नीवी। गाय को अघन्य ना मरने योग्य माना जाता था। गाय को क्या माना जाता था? अघन्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय और घोड़ा था। इनका प्रिय पशु क्या था? गाय और घोड़ा था। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पढ़नी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहलाता था? वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक बहुदेवाद, एकाधि देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। किसमें? प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधि देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बटा था। पहला था क्रम कुल। कुल किसमें था? प्रधान। कुल का प्रधान कौन था? कुलपा। ग्राम का ग्रामणी, विष का विषपति, जन का गोप या राजा। ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वेद के देवता कौन कौन से थे? मारुत कौन देवता थे? तूफान के देवता। मारुत तूफान के देवता थे। पूषण या रुद्र पशुओं के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र थे। उषा प्रगति भोर उत्थान की देवी थी। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के देवता कौन थे? अग्नि थे। धव आकाश के देवता थे। धव कौन थे? आकाश के देवता। और आश्विन किसके? विपत्तियों को हारने वाले देवता थे। आश्विन कौन थे? विपत्तियों को हारने वाले देवता थे। वरुण जल के देवता थे। विष्णु
विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। उत्तर वैदिक काल, अब है उत्तर वैदिक काल। इसका कालखंड था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इसका कालखंड क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इसे संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। इसे संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। इसे संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। राजा का पद कैसा हो गया था? महत्वपूर्ण, गरिमामयी और वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एवं एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। कौन कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को क्या कहा गया है? सीरा व हल रेखा को सीता कहा गया है। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल के सृष्टि में निर्माता थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता पूषण कहा गया है। शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण थे। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य की संवाद मिलता है। किसका? गार्गी एवं याज्ञवल्क्य की संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तक हुए। निष्काम क्रम सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। किसमें हुआ है? निष्काम क्रम सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना हुई थी। महाभारत, पुराना नाम जय संहिता, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, व रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन व रचयिता। योग के रचयिता कौन है? पतंजलि। योग के रचयिता पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा का रचयिता जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। सांख्य कपिल मुनि। चाणक्य भौतिकवाद। चाणक्य न्याय गौतम।